नमस्कार। पूर्वोत्तर भारत की भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला आदि के लिए प्रतिबद्ध कंचनजंगा पत्रिका के द्वारा आयोजित आज कंचनजंगा फेसबुक पेज के इस आभासी पटल पर मैं आलोक सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस आभासी पटल पर हम जिस विषय पर आज जानने के लिए उत्सुक हुए हैं उसका शीर्षक है मोनपा समुदाय, शिल्प और कलाएं। और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हम सबके बीच सह प्राध्यापक बिनियांगा शासकीय महिला महाविद्यालय लेखी अरुणाचल प्रदेश की आदरणीय डॉक्टर सोनम वांगमू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हिंदी विभाग राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे कंचनजंगा पत्रिका के संपादक और इस फेसबुक पेज के संयोजक और कार्यक्रम के भी संयोजक हिंदी विभाग सिक्किम विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एवं इस आभासी फेसबुक पेज से जुड़े उन तमाम सभी पूर्वोत्तर के बारे में जानने के लिए उत्सुक प्रबुद्ध वर्ग का, आचार्यों का, शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का, सभी का मैं इस फेसबुक पेज पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंचनजंगा पत्रिका के द्वारा और अपने इस फेसबुक पेज के द्वारा लगातार कई प्रस्तुतियां हमारे बीच वो कर चुका है और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 100 से अधिक प्रस्तुतियां इस फेसबुक पेज के द्वारा संपन्न की जा चुकी हैं। और इन्हीं कड़ियों में वह पूर्वोत्तर के भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति, कला आदि विविध विषयों पर यहाँ के स्थानीय विद्वानों से पूर्वोत्तर के संदर्भों पर आप सबको नित नए जानकारियों से अवगत कराता रहता है। और आज इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस फेसबुक पेज से जुड़ रही है और जिसका शीर्षक है मोनपा समुदाय, शिल्प और कलाएं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम के स्वरूप के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हिंदी विभाग राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी को मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी। डॉक्टर आलोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज हम जिस अवसर पर, जिस मौके पर यहाँ उपस्थित हैं, यह क्षण निश्चित तौर पर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सोनम वांगमू जी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर के समीप लेखिक में अवस्थित बिनियांगा शासकीय महिला महाविद्यालय में सह प्राध्यापक हैं। मोनपा जनजाति से हैं। मोनपा आदिवासी बौद्ध धर्म के मतावलंबी हैं। एक सादगीपूर्ण जीवन, सदाचारपूर्ण आचरण के लिए जो समुदाय जाना जाता है वह समुदाय है मोनपा समुदाय। आज सोनम वांगमू मैम हम लोगों के बीच हैं। सर्वप्रथम मैं सोनम वांगमू मैम को सादर अभिवादन करता हूँ, नमस्कार प्रेषित करता हूँ कि मैम आज आप कंचनजंगा पत्रिका के फेसबुक पेज पर आप लाइव उपस्थित हैं। यह निश्चित तौर पर हम सबके लिए गर्व और उपलब्धि का विषय है। इस क्रम में मैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। अहर्निश
अपनी कर्मठता का परिचय देने वाले डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी पूर्वोत्तर में जिस तरीके से भाषा का, साहित्य का, संस्कृति का अलख जगा रहे हैं, वह है अपने आप में एक जुदा है बात। वे जिस तरीके से लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिन विपरीत परिस्थितियों में लगातार प्रयास करते रहे हैं, उसकी भी दाद देनी होगी। और जब मैं विपरीत परिस्थितियां कह रहा हूं, तो आप लॉकडाउन से लेकर कोविड-19 से लेकर कोरोना काल तक की असह्य खामियाजे को, असह्य दुख को, तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। बावजूद इसके उनकी जो एक निष्ठा है, अपनी जो कर्मठता है, अपनी जो प्रतिबद्धता है कला के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कृत के प्रति, वह है तो विचारणीय है। और निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर में हम जैसे लोग भी जब काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कंचनजंगा पत्रिका एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत होती है। थोड़ा सा जिक्र कर दें हल्का कि कंचनजंगा पत्रिका जब पहली बार आई, तो मैंने प्रदीप जी को कहा कि यह अपने अंतर्वस्तु में काफी है तो मोटी हो गई है। ऐसे में अगले अंक के लिए उतने आलेख, उतनी सारी सामग्री जुट पाएगी या नहीं, यह आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 55 लेखकों के साथ 379 पेज का कंचनजंगा पत्रिका का दूसरा अंक निकलता है। और यह सिर्फ पूर्वोत्तर की ही कला, साहित्य, संस्कृति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, पूरे भारतीय संदर्भ को देखते हुए यह ई मैगजीन ऑनलाइन पत्रिका न सिर्फ प्रकाशित होती है, बल्कि पढ़ी भी जाती है। बाद के दिनों में जिस तरीके से उनके मांग बढ़ते हैं, वह भी हमारे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर के वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें कला के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर एक बड़ी खुराक मिलती है। इसके बाद जिस तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी ने लाइव कार्यक्रम शुरू किए, और उसमें कई सारे 100 से ऊपर, जैसा आलोक जी ने कहा कि कार्यक्रम हो चुके हैं, और आलोक धनवा, मदन कश्यप, जितेंद्र श्रीवास्तव, लीलाधर मंडलोई, पूनम पांडे और भी बहुत सारे ऐसे, श्री प्रकाश शुक्ल, मंगलेश डबराल, बहुत सारे लोगों को न सिर्फ ये शामिल करते हैं, बल्कि पूर्वोत्तर से भी, सिक्किम से, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश से कई सारे साहित्यकारों को वह जोड़ते हैं। और इस कड़ी में आज से डॉक्टर सोनम वांगमू जी जुड़ रही हैं। यह पूरा प्रक्रम इसी तरह से अनवरत चलता रहे, और कंचनजंगा पत्रिका अपने मोटो, जो कला, साहित्य, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का साझा उपक्रम है, वह आगे बढ़े। हम इसी उद्भावना के साथ, इसी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अभिवादन करते हैं डॉक्टर आलोक जी का, जो हम लोग साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी का, डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का, और अपने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से जुड़ रही डॉक्टर सोनम वांगमू मैम का। अब अतिरिक्त कुछ ना कहते हुए, मोनपा जनजाति की जो कला है, शिल्प है, और मैं यहाँ रहते हुए जिस तरीके से मोनपा जनजाति को समझ पाया हूँ और जान पाया हूँ, वह बहुत ही कम है। लेकिन इतना जरूर मुझे पता हुआ है कि अपनी प्रचुरता में, अपनी बहुलता में यह जनजाति कई सारे कला, कई सारी संस्कृति, कई सारे साहित्य की खान है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ पूरे आदर के साथ सम्माननीय डॉक्टर सोनम वांगमू मैम को, जो मोनपा समुदाय की शिल्प और कला पर बात हम लोगों के बीच रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर सोनम वांगमू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। सभी को नमस्कार, सभी को एक शुभ संध्या। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय, जो कंचनजंगा फेसबुक और कंचनजंगा पत्रिका के संपादक भी हैं, उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ
जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। साथ ही इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर राजीव रंजन, सहायक आचार्य, हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। तकनीकी व्यवस्था का संयोजन कर रहे शिलोंग के शोधार्थी डॉक्टर आलोक सिंह, इन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। साथ ही इस मंच से जुड़े फेसबुक के जरिए जितने विद्वज्जन हैं, छात्राएं हैं, मेरे सहकर्मी हैं, उन सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और कंचनजंगा जो पत्रिका है, उसके संबंध में मैं एक दो शब्द आप लोगों के बीच साझा करना चाहूंगी। ये जो कंचनजंगा पत्रिका है, जो पूर्वोत्तर भारत के जो 8 राज्य है, उस राज्य पर ही केंद्रित है, लेकिन खासकर ये सिक्किम राज्य से प्रकाशित होती है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पत्रिका के माध्यम से जो पूर्वोत्तर भारत की संस्कृतियां है, कला है, संगीत है, उनको भारत के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है वो सार्थक पूर्वक कर रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत की जो कला संस्कृति है, उसको लेकर भारत के अन्य लोगों को अवगत करा रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ ही पूर्वोत्तर भारत को अन्य भारतीय जो कला है या संस्कृतियां हैं, उनसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के रचनाकार है, साहित्यकार है, या जो वक्ताएं हैं, उनको देश के अन्य भागों के जो रचनाकार है, साहित्यकार है, उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह व्याख्यान श्रृंखला का रूप है, जो लगातार, इससे पूर्व आलोक जी ने बताया है कि वह लगभग 100 से अधिक कड़ियां वो जो पूर्ण कर चुके हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विषय को इस आवासीय पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि रंजन सर ने बताया कि मोनपा जनजाति जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ पर आपका बौद्ध का जो है, अरुणाचल में आपका हीनयान और महायान दोनों बौद्ध संप्रदाय है। तो मोनपा समुदाय जो है वो आपका महायान संप्रदाय है। तो इनकी जब ये बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है, तो इनकी संस्कृति है या इनकी कला है, इन पर बौद्ध संस्कृति का प्रभाव होना जायज है। जब हम शिल्प और कला की बात करते हैं, इस विषय को चुनने का मेरे एक पीछे ये भी कारण रहा कि आज हम हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता की जब बात आता है, तो शिल्प और कला, क्योंकि व्यक्ति ने जब अपना जीवन शुरू किया है, तो जब आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो अपने जरूरत की चीजों को व्यवस्थित करता है, उसको अपनाने लगता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो जो भारत का या भारतवासियों का जीवन जो है वो सदा से कलात्मक रहा है और आज भी है। तो हमारी जो प्राचीन ललित कलाएं हैं, बहुत अत्यंत गौरवशाली रहा है। तो किसी भी देश की कलाएं वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर होती है और मानव के जो सांस्कृतिक मूल्यों को उद्घाटित करती है, जिसमें आपका वास्तुकला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, नृत्य कला है। तो ये सारे भारतीय लोक कलाओं के रूप है और इन लोक कलाओं का समन्वय जो है वो ललित कलाओं में देखने को मिलता है। तो वास्तुकला का प्रारंभ तो हम देखते हैं कि वैदिक काल से शुरू हो गया था, और जिसमें कि आपका मंदिर है, मठ है, मस्जिद है, इन सब का निर्माण होना, तो ये सारे जो है वास्तुकला के ही रूप रहा है। तो मोनपा समुदाय जो है अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती और पशुचारण, उसके अलावा वह कुटीर उद्योगों की परंपरा इस समुदाय में मौजूद है। खासकर ये समुदाय कालीन बुनने, लकड़ी के कामों में अत्यंत दक्ष है। यह इनका एक तरह से पारंपरिक हस्तशिल्प है। और इस समुदाय में जो महिलाएं हैं, वो रंग बिरंगी जो कालीन है बुनती है, जिन पर विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र, साथ ही ड्रैगन के जो चित्र है
और उसमें जो टाशी दपगे अर्थात जो 8 शुभ चिन्ह, अब वो 8 शुभ चिन्ह है, उसके चिन्ह के हर चिन्ह के अपने अर्थ है। तो इसमें पहला जो चिन्ह है आपका जैसे चिन्ह है चक्र का जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो संदेश है, वो चक्र की तरह पूरे विश्व में जो है फैले। और दूसरा जो है वो है छाता का चिन्ह जो है, छाता जो कि हर बुराई के प्रभाव से उसे सुरक्षित रखे। और तीसरा चिन्ह जो है वो झंडा का है, झंडा जो कि आपको विजय का प्रतीक। उसके बाद में चौथा चिन्ह जो है वो ज्ञान का है, ज्ञान जो कि चारों ओर ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। पांचवा चिन्ह जो है शंख का है, शंख की आवाज बहुत दूर तक जाती है और उसी आवाज की तरह बहुत दूर तक जो बुद्ध के ज्ञान है उसको जाए, बुद्ध का जो उपदेश है वो शंख की आवाज की तरह सभी जीव जंतु तक पहुंचे। इसी तरह जो छठी आपका चिन्ह है वो कलश का है, और कलश जो है वो उसके अंदर ज्ञान भरा होता है, तो अज्ञान लोगों तक उस कलश के जो ज्ञान है वो फैले। और सातवीं जो चिन्ह है वो कमल का है, कमल का पुष्प जो है कीचड़ में खिलने के बावजूद भी सुंदर और साफ है। तो वैसे ही जब मनुष्य है वो भी क्या है, जहां भी रहे मन उसका साफ होना चाहिए। अंतिम जो आठवीं चिन्ह है वो है आपका स्वर्ण मछली, जिसका आशय है संपत्ति से, यानी कि किसी को भी किसी भी तरह का जो है जीवन में अभाव ना हो। तो मोनपा समुदाय में जो हस्तशिल्प की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है, और ये हस्तशिल्प उतनी ही प्राचीन है जितनी यहाँ की जीवन। और हस्तशिल्प समुदाय की जो आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हस्तकलाओं में जो समुदाय की संस्कृति है वो प्रतिबिंबित होती है। और यहाँ के समुदायों की जो विकास है वो भी आपका उनके हाथों के द्वारा जो निर्मित जो हस्तकला, उनमें उन समुदाय की जो जीवन है उसकी छाप स्पष्टता देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि जो मनपा समुदाय है वो अपने जो दैनिक जीवन की दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको बनाकर और अपनी जो उद्यमशीलता है उसका परिचय देते हैं। तो इनकी जो कारीगरी है, बनावट है, उनका रंग संयोजन है, ये सारे कलात्मकता है जो सबके मन को मोह लेते हैं। तो एक तरह से दुर्गम क्षेत्र में रहते हुए इस तरह का देखती हूँ या हस्तकला के प्रति जो जो उनकी दक्षता है उसको देखकर एक है। और विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ पर जो हस्तकला है उसे किसी अलग से उसको प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। वो उसका जो पुत्र है उससे सीखता है, और उसका पुत्र मतलब पिता से पुत्र सीखता है और फिर उसके पुत्र उससे सीखता है। यानी कि ये जो हस्तकला है, ये कला जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती रहती है। तो प्रत्येक परिवार एक तरह से कहे कि जो गृह उपयोगी वस्तुएं हैं उसका निर्माण करते हैं, और इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए हस्तकलाएं जो है अलग अलग कार्य जो है आरक्षित है। और हस्तकलाओं का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, जैसे बांस की वस्तुएं बनाना, फिर काठ शिल्प और मुखौटा बनाना, फिर है आपका कताई बुनाई रंगाई का काम, फिर कालीन बनाना, मिट्टी और धातु की वस्तुएं बनाना, और अन्य शिल्प कलाएं भी है। तो बांस की जो वस्तुएं बनाना है उसमें पहले
प्राचीन समय में या अभी आधुनिकता का प्रवेश होके तो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आए। गृह उपयोगी जो बर्तन है, जल पात्र है, इनका निर्माण वो बाँस का उपयोग करके करते थे। इसके अतिरिक्त वो पुल बनाना, घर बनाने में या खेतों में मेड़ बनाने में बाँस का भरपूर प्रयोग होता था। और इस समुदाय में आपका दैनिक जीवन में बाँस का उपयोग जो है या बहुउद्देशीय महत्व है। और बाँस के कार्यों में जो है पुरुष ही विशेष रूप से कुशल होते हैं। यह पुरुषों का कार्य माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए भी ये प्रतिबंधित नहीं है। प्रतिबंधित इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कुछ काम है जो महिलाओं द्वारा संपन्न होता है और यह मोनपा समुदाय के एक तरह से शिल्प है। और सभी प्रकार के जो आकार प्रकार है, टोकरियों का निर्माण होता है, तो इन टोकरियों का उपयोग वो अनाज रखने में, जलाने की लकड़ियों को लाने या अन्न को ढोने या आपका जो पत्थर है, लकड़ी है, उनको ढोने के लिए वो काम करता है। और बांस से शोंग बोलते हैं हम उसको। शोंग मतलब जो टोकरी है, तो वो टोकरी जो है आपका बांस का भी है, तो उसका ही छोटा रूप है जो कि जो दर्जी का काम कर रहे हैं वो अपना कैंची, सुई, धागा जो है वो सब वहाँ रखते थे और धार्मिक पुस्तकों को भी रखने का काम में लिया जाता था। ब्रेन ब्रेन जो है के लिए और भी विभिन्न सारे जो बांस के द्वारा निर्मित होता था। और एक है छंकिन। छंकिन जो जालीनुमा टोकरी है जिसका प्रयोग छंग छंग मतलब मदिरा या शराब बनाने में, उसके जो पानी है या उसके जो सामान है उसको छानने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो जो बड़ी चटाई है उसमें जो गेहूं और ये मड़वा जो साबुत है उसको सुखाया जाता था। उसके साथ साथ आपका ये जो मोनपा समुदाय में जो आपका मेड़ बनाने का है या खेतों का मेड़ है वो भी आपका बांस के ही द्वारा प्रयोग होता था। छेर छेर जो है मतलब चटाई है, वो जो चटाई क्या है बांस से निर्मित है, तो वो चटाई नुमा होता है। उसका प्रयोग जो है झोपड़ी की जो छत है उसको ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था। और खेती का जो मेड़ है या खेतों पर या मेड़ बनाते हैं, चार दीवारी का जो प्रयोग करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में वो कम देखने को मिलता है क्योंकि जो सीमेंट है और 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 ये एक बांस की जो छिलका है उससे बना हुआ होता मैम है। थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूँ मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही हम सब तक मैम। मुझे लगता है कि राजीव सर कुछ नेटवर्क की समस्या मैम के साथ है, तो थोड़ी उन्हीं व्यवधान। जी। अभी आप डॉक्टर सोनम वांगमू मैम
और वे जिस तरीके से मोनपा समुदाय की कला, शिल्प, साहित्य एवं संस्कृति की बात रख रही हैं, वे निश्चित तौर पर हम सभी लोगों के लिए न सिर्फ ग्राह्य है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि पूर्वोत्तर कितना समृद्ध है, कितना संपन्न है। पूर्वोत्तर का जो जनजातीय समाज है, वह जिस तरह की सामूहिकता और उत्सवधर्मिता में जीता है, उसका संकेत हमें, उसका प्रमाण हमें डॉक्टर सोनम वांगचुक जी के वक्तव्य से प्राप्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही डॉक्टर सोनम वांगचुक जी हमसे जुड़ेंगी। तो हाँ, एक बार फिर डॉक्टर हेलो। सोनम वांगचुक मैम हम लोगों से जुड़ गई। हाँ मैम, जारी रखिए हाँ, मैम। थोड़ा आप थोड़ा नेट का पुनः प्रॉब्लम स्वागत है होता मैम, है, जारी क्षमा रखिए। चाहती हूँ मैं। हाँ मैम, हाँ मैम, जारी रखिए आप। दूसरा, इसमें मोनपा समुदाय में जो है आपका काठ शिल्प और मुखौटा बनाना। काठ शिल्प में अरुणाचल में ही आपका मोनपा ही नहीं बल्कि दूसरे जो जनजाति है वो भी दक्ष होते हैं। खासकर आपका तवांग के मोनपा, बोमडिला के मोनपा यानी वेस्ट कामेंग के, और वंचो और खमती, है ना, ये जो है काठ का जो कार्य है उसमें अत्यधिक दक्ष होते हैं। तो मोनपा समुदाय भी जो है काठ शिल्पी जो है सुंदर जो चम्मच है, या आपका अ, इसको मैं अपनी भाषा में बोल के फिर मैं हिंदी में स्पष्ट कर दूंगी। उनकी जो जर्क है, सिप्सा है, संज्ञ है, जम्बोर है, जंदोंग है, कप्तोंग है, गुर्क है, या आपका दलुम है, क्लम है, चन है, यानी कि गिलास है, चम्मच है, थाली है, चाय बनाने का जो फिरकी है, और कप है छोटी चाय पीने का, और खाना खाने के लिए दुलुम है के ढक्कन सहित होता है। तो ये सारे जो है लकड़ी द्वारा ही निर्मित होता है। इसके साथ साथ ये जो घर में आपका लकड़ी की प्याली है, मेज है, और जो छोटी बड़ी दोनों तरह का, और पूजा अर्चना के लिए जो देवी देवताएं हैं उनकी मूर्ति को रखने के लिए लकड़ी की सुंदर जो नक्काशी की हुई पूजा घर है उसको बनाते हैं। इसके अलावा फूलदान है, और नृत्यों में प्रयुक्त होने वाले जो मुखौटे हैं वो बनाते हैं। और खाना खाने के जो बर्तन है, दलुम है, एक कटोरी नुमा गोलाकार होता है जिसमें ढक्कन होता है। इसमें आपका एक तरफ खाना एक तरफ सब्जी रखने का है। तो ये जो चम्मच है, चम्मच में भी आपका जो शेंगक्लेम है, अभी मतलब घर में जो खान पान में है छोटी चम्मच है। जैसे आपका ये ब्रोकपा समुदाय है जो आपका ये दूध का जो काम कर रहे हैं, तो उसमें दूध का उबालने पर दूध को हिलाने का जो है वो बड़ी चम्मच होता है, वो भी लकड़ी का है। और जो मक्खन बनाने का है, उसको मथने का है, वो भी लकड़ी का ही बना हुआ होता है। और जो इसमें एक तरह से लकड़ी के जो जैकंग जो है, जैकंग मतलब उसमें हम सिर्फ मक्खन और छुरपी को रखते हैं। तो वो जो जैकंग है वो लकड़ी के छिलकों से बनाया जाता है ना। तो मोनपा समुदाय में एक तरह से आपका नमकीन चाय पीने की जो परंपरा है, तो उसे जंदोंग में बनाते हैं। तो जंदोंग भी क्या है, वो चाय बनाने का बर्तन है, वो भी आपका लकड़ी से ही निर्मित है। और चाय को मथने के लिए जम्बोर जिसको कहते हैं, वो भी लकड़ी की ही बनी होती है। और सब्जी बनाने की चम्मच है, वो सारे। तो किसी भी आप ये जितने लकड़ी से बने हुए हैं उसमें किसी भी तरह का
कलर रंग या वार्निश का काम जो है वो नहीं किया जाता है। जबकि आज वर्तमान में आप जो उसको एक बाज़ार में हम जाते हैं तो उसमें वार्निश किया हुआ रहता है। तो सारे उपयोग जो दैनिक कार्यों में उपयोग होने वाले सारे वस्तु है, वो लकड़ी से ही बनी होती थी। तो इस तरह जो मोनपा समुदाय में आपका पूजा की एक परंपरा वो अत्यधिक मात्रा में है, तो इस कारण पूजा के समय में बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका थापा है, ते है, क्या है, ग्योज़ी पांगलिप है, थपसंग पांगलिप है। ये सारे जो बनाया जाता है वो भी लकड़ी से ही है। थापा जो है एक छोटी गोलाकार चपटी चीज़ है जिसमें पूजा के दौरान तोरमा यानी कि पूजा की सामग्री को रखा जाता है। ग्योज़ी पांगलिप और थपसंग पांगलिप है जो वो आपका आयताकार होता है और इन सारी चीज़ों का निर्माण लकड़ी द्वारा होता है और इस समुदाय में लकड़ी और लकड़ी से बनी चीज़ों का प्रयोग जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में किया जाता था। इस कारण लकड़ी के कार्यों में कुशल और निपुण भी होते हैं और इस समुदाय में जो जाविया जाविया नामक जो है एक कीमती लकड़ी की प्याली है भी देखने को मिलता है और वर्तमान समय में जाविया जो है वो लकड़ी जो है दुर्लभ है। अगर कहा जाए तो जैसे खनिज पदार्थों में आपका सोना जो है वो कीमती होता है, तो वैसे ही लकड़ियों में भी आपका जाविया जो है बहुत कीमती होता है ना? उस लकड़ी का अपना ही एक चमक होता है और उसमें मतलब अलग रंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत ही मेरी देखी हुई है मैंने उसको तो बहुत ही वो चमक होता है उसमें आपका स्वाभाविक उसकी चमक है। और इस समुदाय में लकड़ी से सुंदर जो मुखौटा है बनाने में विशेष कुशल होते हैं जिसका प्रयोग आपका सभी प्रकार की जो नृत्य है उनमें किया जाता है, चाहे वो सामाजिक नृत्य हो, धार्मिक नृत्य हो, सामाजिक धार्मिक दोनों तरह का नृत्य हो, तो उनमें मुखौटों का प्रयोग होता है। और इन मुखौटों में जो है पशु पक्षी का है, मानव का है, स्त्री का है, पुरुष का है, कंकाल का है, देवी देवताओं का है। इनका जो विविध रूप है, विभिन्न आकार प्रकार के और विविध रंगों में रंग कर अब अधिकतर रंग जो है जिसमें आपका सफेद है, काला है, केसरी है, लाल है, हरा है, इन रंगों का प्रयोग करते हुए वो मुखौटा बनाते हैं और इनकी कलाओं में जो है बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन की जो छाप है वो मिलती है। इस समुदाय में बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ ही जो इनकी संस्कृति में क्या है आपका अदृश्य और जो अलौकिक शक्तियां हैं उसका मानवीकरण के उद्देश्य से मुखौटे का प्रवेश हुआ है। तो इन मुखौटों का प्रयोग जो है मनुष्य जगत पर आपका जो अलौकिक शक्तियों के अच्छे बुरे प्रभावों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। इन मुखौटों का उपयोग मुख्यतः धार्मिक अवसरों पर ही प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्यों में होता है। अलग अलग धार्मिक अवसरों पर अलग अलग नृत्यों को प्रस्तुत किया जाता है। हर एक नृत्य का नाम वह महत्व अलग अलग होता है और इन नृत्यों के माध्यम से धार्मिक और नैतिक जो संदेश है उसको बहुत अत्यंत जो प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है। और मुखौटा जो है एक निर्जीव वस्तु नहीं है वरन एक सजीव पात्र है जो बौद्ध धर्म की संस्कृति को अलौकिक शक्तियों के द्वारा मानवीकृत करके प्रस्तुत किया जाता है। तो मोनपा समुदाय की जो लोक जीवन है उसमें भगवान बुद्ध तथा अन्य जो बौद्ध संतों के जो मुखौटे हैं जिसमें मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य है, पशु पक्षियों के, ये प्राचीन काल से हो रहा है। इसलिए मुखौटा निर्माण का जो कार्य है वो अत्यंत कुशलता के साथ इस समुदाय में किया जाता है और मुखौटा का निर्माण जो है स्थानीय प्रकार का जो एक पेड़ है उसकी लकड़ी से किया जाता है जिसे कोल शेंग कहा जाता है। और काठ जो शिल्पकार है उसको मोनपा समुदाय में टुकपा या शेंगजोपा कहा जाता है और मुखौटा बनाने वाले को बाकोगन कहा जाता है। ऐसे तो सामान्य काठ का काम जो कर रहा है उसको तो हम टुकपा या शेंगजोपा कहते हैं, लेकिन जो मुखौटा बनाने का जो काम करते हैं उनको बाकोगन कहा जाता है। तो मुखौटा बनाने में भी आपका लकड़ी का जो भारी भाग है उसका ही प्रयोग किया जाता है और भीतरी भाग वाले से कुछ छोटे छोटे लकड़ी की जो सजावट के वस्तुएं हैं उसका निर्माण करते हैं।
और प्राचीन समय में जो मुखौटों का प्रयोग है सिर्फ हम नृत्य के लिए ही उपयुक्त मानकर इसका प्रयोग जो है नृत्य में ही किया जाता था, किंतु वर्तमान में मुखौटों को सजावट के तौर पर भी निर्माण किया जा रहा है, जो आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करने में कारगर सिद्ध होते हैं। इसे अनेक रंगों में रंग कर जो है प्रभावशाली बनाया जाता है और इसकी चित्रकारी में जो कलाकार है अपनी कल्पना शक्ति और रंग बोध का उपयोग कर अपनी जो कला निष्ठा है उसका परिचय देता है। और लकड़ी से भगवान बुद्ध है और जो पशु पक्षियां हैं उनकी मूर्तियां भी बनाते हैं। इस कारण इनके हस्तशिल्प पर बौद्ध दर्शन की स्पष्ट छाप देख सकते हैं। आप मोनपा समुदाय में पशुपालन में भी जिन चीजों का प्रयोग करते हैं वहां भी लकड़ी से ही निर्मित वस्तुओं का प्रयोग होता है। खासकर जानवरों को चारा खिलाने के लिए थोंकर का प्रयोग होता है जो बाल्टी नुमा होता है, लेकिन बाल्टी से लंबाई में थोड़ी उसकी कम होती है और ये लकड़ी से ही निर्मित होती है। और मक्खन बनाने में जो सौंफ है उसका प्रयोग किया जाता है। जो मैं बोल रही हूँ ये मोनपा का ही है, तो सौंफ जो प्रयोग किया जाता है तो वह भी क्या है लकड़ी की बनी हुई होती है जो कि लंबी होती है। उसके भीतर दूध को डालकर दूध को डालकर मथने की जो एक लंबी डंडी है सॉरी, जिसे ठुपल है ना, ठुपल कहते हैं। तो इस ठुपल को ऊपर नीचे हिलाते हुए दूध को मथा जाता है ना। इसके बाद में दूध को निकालने में जिस चम्मच का प्रयोग किया जाता है वो होमाजुर्क है जो काफी बड़ी होती है। और उसी तरह आपका छेना यानी कि हम लोग उसको छुरबा बोलते हैं, उसको हिलाने के लिए भी छुरगुर का जुर्क है उसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ब्रक्पा वर्ग है वह भी सभी चीजों का निर्माण जो है उनके द्वारा प्रयोग किया जाने वाले जो कार्यों में जो काम करते हैं उन सभी चीजों का निर्माण भी लकड़ी द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो ब्रक्पा है वो स्वयं को बैठने के लिए जब दूध दोहते हैं, दूध दोहते समय में स्वयं के बैठने के लिए एक छोटी सी पीठिका होती है जिसे योते कहा जाता है। तो योते जो है वो भी लकड़ी की बनी होती है और ब्रक्पा जो है वो दूध को सुबह ही दोहते हैं, शाम को वो है अपने जानवर के बच्चों को पीने के लिए छोड़ देते हैं। तीसरी इसमें है आपका जो कताई बुनाई और रंगाई। अब मोनपा समुदाय में आपका कताई बुनाई और रंगाई से संबंधित जो कार्य है वो भी बहुत पहले से करने की जो परंपरा रही है और यह कार्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और इस समुदाय में कपड़े बुनने की परंपरा जो है अति प्राचीन है। पहले हर महिला जो है कंधे पर कपड़े बुनना जानती थी, जिसे स्थानीय बोली में थाशंग कहा जाता है। तो प्राचीन समय में महिलाएं जो है वो थाशंग पर ओढ़ने की रजाई जिसे चुकरू मतलब रोएदार रजाई जो है वो उसे भी बनाती थी। और यहाँ की महिलाएं जो है अपने घरेलू उपयोग के कपड़े अपने पारंपरिक और साधारण किस्म के जो कंधे है उस पर बुनती है। पारंपरिक और साधारण किस्म के कंधे पर बुनने का क्या कारण है कि थाशंग में जो है आपका हाथ और पांव दोनों का प्रयोग करते हुए अपने कपड़े बुनती है, जिसके लिए भेड़ों को पालते हैं और भेड़ के बाल से ऊन बनाकर उससे पहनने के जैकेट, जूता का ऊपरी भाग, टोपी, रजाई, कंबल, थैला, कमरबंद आदि को बनाते थे। और भेड़ के बालों को उसके शरीर से छटनी करके उसे कटाई बुनाई रंगाई करके तरह तरह के वस्त्रों का निर्माण करते थे। और थाशंग यानी जो आपका कंधे है उसमें कपड़े बनाने के लिए 3 तरह कपड़ों का प्रयोग करते थे, मतलब 3 तरह के वस्त्रों का निर्माण वो करते थे। पहला है थेरको, दूसरा है पूमा, तीसरा है थेरमा। इस 3 तरह के वस्त्रों का जो है वो बनाते थे। और इन 3 तरह के वस्त्रों के आधार पर महिला, पुरुष और जो भिक्षु और भिक्षुणी उनके कपड़ों को बनाया जाता था। जैसे आपका थेरको है, थेरको से महिलाओं के लिए ही थेरको ततुंग यानी कि जो ऊपर पहनने का जैकेट है। दूसरी तरह का जो वस्त्र पूमा है, पूमा से पुरुषों के लिए छुई मतलब जो मोटा जैकेट है ऊपर ऊनी लाल रंग का होता है उसको बनाते हैं।
और इसके बाद जो खिचिन यानी कि आपका कमरबंद, जो कमर में आपका रस्सी का जैसे हम बांधते हैं, ऐसे बनाकर कमर में बांधा जाता है। पूमा से ही महिलाओं का कमर का नीचे पीछे भाग में बांधी जाने वाली जो तेंकीमा बोलते हैं उसको बनाया जाता है। और इसी पूमा जो वस्त्र है उससे ही आपका कंबल और जो तीसरे प्रकार का जो वस्त्र है थेरमा, थेरमा से सिर्फ आपका भिक्षु और भिक्षुणी का जो वस्त्र है यानी कि मेहरून रंग का जो वो स्कर्ट नुमा कपड़े धारण करती है वो बनाया जाता है, जिसको हम लोग शंदाव बोलते हैं। तो शंदाव को अर्थ ये स्कर्ट जैसे होता है, लेकिन स्कर्ट में आपका एक परत होगा, लेकिन उसमें आपका दोहरी परत करके एक दो तह के साथ दोहरी जो पहना है वो पहनाया जाता है। और लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इस समुदाय में भेड़ों का जो पालन है उसका संख्या कम होती जा रही है, और लोग आधुनिकता के चलते के या आधुनिक जो कपड़ों है उनका प्रयोग ज्यादातर करते आ रहे हैं। तो आजकल एक तरह से नई पीढ़ी जो है वो अपनी जो युवक युवतियां हैं वो अपनी जो पारंपरिक जो परिधान है उसके प्रति कम उनका झुकाव है। तो इसलिए ये चीजें अभी बहुत कम रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन आज क्या है, देखा जाए तो जो पारंपरिक परिधान है उसका प्रयोग सिर्फ त्योहारों और उत्सवों तक ही सीमित हो गई है। तो पहले हम अपनी जरूरत के अनुसार हर परिवार जो है अपने अपने घर में ऊन बनाने की जो परंपरा है उसको अपना रहे थे, किंतु आज कुछ एक लोग ही ऊन बनाते हैं, और वो भी व्यवसाय के तौर पर। जब चीजों का उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं तो अच्छी चीजें कम बनती है और वह संख्या में ज्यादा बनती है, तो ऐसे में उसमें गुणवत्ता नहीं आ पाती। तो पहले इस समुदाय में क्या है, ऊन काटने से लेकर उसकी बुनाई है, रंगाई है, वो सब अपने स्वयं द्वारा पूर्ण करते थे। तो चीजों का निर्माण गुणवत्ता के साथ होता था। आज बाजारों पर निर्भर होकर बाजार में उपलब्ध जो कपड़े हैं वो और उस ऊन से बुनाई कर रहे हैं। साथ ही आपका एरी के जो धागे हैं उसके जगह सामान्य धागों का प्रयोग करते हुए जो पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है। तो एरी धागे से जो बनी वस्त्रों का मूल्य जो है इतना ज्यादा है कि उसका उपयोग दैनिक व्यवहार में असंभव है। इस कारण जो पारंपरिक वस्त्रों का प्रयोग अब त्योहारों, उत्सवों और सामूहिक आयोजनों तक ही सीमित रह गई है। मोनपा समुदाय में जो महिलाएं हैं, योकोर एक यंत्र है द्वारा ऊन को बहुत महीन करके पतले पतले धागे के रूप में बनाते हैं। योकोर भी जो लकड़ी और बांस से निर्मित होती है, और योकोर का जो ऊपरी भाग है वो लकड़ी से गोलाकार बनाते हैं। डंडी जो है उसे बांस की छोटी जाति से बनाई जाती है, और उसी में चक्षित है। चक्षित जो है उसके द्वारा जो भेड़ के बाल है उसको मुलायम बनाने की प्रक्रिया को किया जाता है। फुनछंग फुनछंग मतलब जो चरखा है, उस चरखे के द्वारा धागे को यानी सूत को जो है गोलाई में लपेटा जाता है, जिसके सूत को करधे में कपड़े बनाते समय प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका करदा हो गया। अब दूसरा जो है वो पंगदा। पंगदा में यानी कि वो हथकरघे, उसमें महिलाएं जो है वो शिंका, ततुंग, कोचुंग कोचुंग हमसेंग यानी कि जो महिलाओं का जो उपयोग में आने वाला पहना वाला वस्त्र, ततुंग मतलब उसका जो ऊपर का जो जैकेट है, और थैला कोचुंग मतलब हमसेंग मतलब जो जूता के ऊपर जूता का जो ऊपरी भाग है उसको बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे आपका रंग बिरंगे जो धागे हैं उनके द्वारा निर्मित करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। हस्तकरघे को आज छोटी या लघु कुटीर उद्योग के रूप में घर घर में महिलाएं बना रही है, लेकिन उसे वह व्यवसाय के तौर पर नहीं बनाते हैं। सिर्फ दूसरों ने डिमांड दिया या दूसरों ने मांगा कि हमें ये चीज बना दो, इतना हमें चाहिए, उसके मांग के आधार पर वो बना लेती है। और एक तरह से देखा जाए तो मोनपा महिलाएं जो है लघु कुटीर उद्योग के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है, या इसकी आवश्यकता को वो नहीं समझती। जबकि सरकार ने क्या है बहुत सारे योजनाओं को लागू किया है, और वह बहुत सीमित लोगों तक ही है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई महिला सक्षम है तो वो लघु उद्योग के रूप में शिंका और ततुंग को व्यापक स्तर पर बनाकर बेचती है।
अगले शिल्प कलाओं में हम आते हैं तो जो कालीन बनाना है, कालीन बनाना भी मोनपा समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका हस्तशिल्प का ही रूप है, जिसमें महिलाएं रंगी बिरंगी कालीन बुनती है, जिन पर विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र है और उसके साथ जो घर घर में महिलाएं बना रही है, लेकिन उसे एक व्यवसाय के तौर पर कहा जाए या व्यवसाय के रूप पर नहीं, बल्कि आज हस्तकला के द्वारा वो सिर्फ लघु कुटीर उद्योग के रूप में सिर्फ शिंका और ततुंग को ही वो बना व्यापक स्तर पर बना रही है। और ये देखते हैं कि जो कालीन में भी आपका जो कालीन बनाने का कार्य है और वो भी हम सामान्यतः एक ही कालीन के रूप में जान रहे हैं, लेकिन कालीन बनाना भी मोनपा समुदाय की जो महिलाएं हैं उसका एक हस्तशिल्प का रूप है, जिसमें महिलाएं कालीन बनाती है और उसमें छोटे बड़े सभी आकार के कालीन बनाए जाते हैं। तो ये कालीन जो है वो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन कालीनों की बहुत मांग है। अब पहले कालीनों का निर्माण जो है घरेलू उपयोग के लिए किया जाता था, लेकिन मांग बढ़ने के कारण अब व्यावसायिक स्तर पर उसका उत्पादन किया जाने लगा है। कालीन को स्थानीय बोली में कहा जाए तो ब्रुमतन, बक्शो, मक्तन विभिन्न नामों से जाना जाता है और कालीन बनाने का कार्य इस वर्ग या समुदाय में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। यानी आपका कालीन लंबा, छोटा, मोटा और पतला सभी प्रकार के बनाए जाते हैं। तो इसमें ब्रुमतन जो है वो सामूहिक आयोजनों के लिए, साथ ही धार्मिक पूजा और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रुमतन जिसको कहते हैं। फिर बोतन जो है वो थोड़ा मोटा होता है और दोहरी परतों वाली होती है, जिसका प्रयोग घर में माता पिता, बड़े बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्तियों को बैठने के लिए दिया जाता है। सामान्य जो व्यक्तियों को बैठने के लिए या पहले जो है इस समुदाय में एक तरह से फर्श जो है वो लकड़ी का होता बनाने की परंपरा है कम हो, वह एक व्यवसायिक रूप में फैल चुकी है। और ब्रुमतन जो है अर्थात यानी कालीन बनाने में आज सरकार द्वारा जो है क्राफ्ट सेंटर की हम बात करते हैं, जो सरकारी संस्थान है, वो कालीन बुनने की जो प्रशिक्षण दिया जाता है। तो तवांग में ही एक ग्राम है वहां पर एक जो गैर सरकारी संस्था है जहां पर कालीन बुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां ही बिक्री का काम भी होता है। तो कालीन बुनने के प्रशिक्षण को एक व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, जिससे इस समुदाय की जो कलाकृति है या सौंदर्य है उसके साथ अन्य जनों की जो आर्थिक स्तर है उससे भी लाभ हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर तो कालीन बुनने के संस्थान हम नहीं चला सकते, आवागमन में खर्च होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम रास्ते हैं, तो सारी कठिनाइयों के बावजूद कालीन की मांग अत्यधिक हो जाती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर इसे आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। सिर्फ क्राफ्ट सेंटर जो सरकारी संस्थान है उसमें जो कीमत है उसे ही अदा करके कालीन को खरीदा जाता है। रंगी बिरंगे धागों से कालीन बुना जाता है। बुनने की प्रक्रिया में जो याक पशु है, याक पशु के बालों से है वो लीव बनाया जाता है। लीव यानी वो दरी के समान होता है, लेकिन दरी जो है आपका नरम होके मुलायम होता है, लेकिन लीव जो है वो मुलायम नहीं होता है, इसलिए उसका जिसका प्रयोग है अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। यानी कि साबुत अनाज नहीं, जैसे आपका धान से आपने चावल निकाल दिया तो चावल को सुखाने के लिए लीव का प्रयोग होगा, लेकिन धान सुखाने के लिए आपका ब्लॉक जो है चटाई है उसका प्रयोग होगा। दूसरी चीज आपका अनाज डालने के लिए फच का प्रयोग होता है, तो फच भी जो है याक के बालों से बनाया जाता है। उसके बाद में अनाज को पीस कर आटा के रूप में उसको डालने के लिए सूखे चमड़े का जो है उससे रौक बनाया जाता है। रौक में जो है तो वहां में आटा डालने की जो परंपरा है। तो आधुनिकता के प्रभाव के कारण सारे जो पुराने चीजों का क्या है नवीनीकरण होने लगा
और अपने मूल चीजों को खत्म होने दिया। अब इन सामानों का प्रयोग क्या है, दूर दराजों के गांव तक ही सीमित है और धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। साथ ही मोनपा समुदाय जो है दूध और दूध से बनी चीजों का भरपूर प्रयोग करते हैं। उसमें आपका घी हो गया, छेना हो गया, पनीर हो गया, है ना। तो इनको हम अपने भाषा में मर, होमा, फ्रोम, चुरबा, है ना, इन सब का प्रयोग होते हैं। साथ ही इस समुदाय में पहले चावल का प्रयोग नहीं था, नगण्य था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ चीजें जो है किस रूप में है, आधुनिकता के साथ प्रभावित हो गया, और जिसके चलते आज आवागमन के साधन का सुविधा हो गया। पहले में जब सब्जियां हैं, जो खासकर हमारे वहाँ बैंगन, मूली, आलू, कद्दू, है ना, ये सब सब्जियां, तो जब गर्मियों में सब्जी का मौसम होता था तो उनमें सब्जी को काट कर सुखा कर रखते थे। तो ये अभी सितंबर अक्टूबर का महीना में है, बहुत बढ़िया धूप रहता है, तो सुखा देते हैं। जब बर्फ गिर जाए, अभी तो समय बहुत चेंज है, तो जब बर्फ गिर जाता है वहां सब्जी की असुविधा होता है, तो उन सब्जियों को फिर पानी में भिगोकर उसको दोबारा से सब्जी बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आज क्या है, वैश्वीकरण के चलते हर जगह हर सब्जी सब चीजें मिलने लग गया है। तो पहले जब नहीं होता था, आदमी इस तरह से उसको व्यवस्था करते थे, यानी कि पहले वो पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, है ना। फिर आधुनिकता के प्रभाव के कारण आजकल जो भोज्य पदार्थ है उनका भी प्रभाव पड़ने लगे। पहले कुछ मीट है उनको हम नहीं खाते थे, आज हर वर्ग जो है उस समुदाय में खाने लग गए। और जो है अभी उसके बाद में यहाँ पर जो है ठंडा मौसम होने के कारण जो है मांस को, यानी कि जिसमें आपका गाय का है या आपका ये याक का मांस है, उसको पतले पतले काट के लंबाई में उसको सुखा दिया जाता है, तो ठंड में मांस खराब नहीं होता है, तो सूखे हुए मांस को वो सालों भर खाने में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके साथ साथ मिट्टी और धातु की वस्तु भी बनाना ये समुदाय जो है बखूबी जानते हैं। और यहाँ जो है मोनपा समुदाय मिट्टी और धातु से अपने उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिना चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन को वो आकार देते हैं। अब मिट्टी के बर्तन में वो फी, टेकलिंग, सखोतिर, समीपुर और सब पोइकर, छुइकोंग, ये सारे मतलब दिए भी बनाते थे, और ये केतली है वो भी बनाते थे, और जो है गिलास है वो भी मिट्टी का बनाते थे। तो इसके अलावा वो क्या है, गेहूं, जौ और मक्का उसको पीसने के लिए वो पत्थर से चक्की, जिसे रंगता कहा जाता है, उसका भी वो निर्माण करते थे। धान और मक्का को कूटने के लिए पत्थर का जो है ओखली, सुमरोंग जिसको कहते हैं, उसका भी निर्माण करते हैं। इसके अलावा छुकर, जो कि पवन चक्की है, उसका प्रयोग इस समुदाय में किया जाता है, जो कि आपका पत्थर, लकड़ी और बांस का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, जिसे पानी के बहाव से घुमाया जाता है। वहां ज्यादा मात्रा में गेहूं, मड़वा, जौ को पीसा जाता है। पानी की नाल में लकड़ी के पंखे बनाकर वहां ऊपर तरफ घर यानी झोपड़ी बना देते हैं, जिसमें जो गेहूं, मड़वा सभी को रखा जाता है, और अलग अलग समय में एक एक वस्तु को पीसा जाता है। यानी कि पानी के बहाव के आधार पर वह जो पंचक्की है वो घूमती है और अनाज पीस जाता है। और यहाँ पर जो धातु का काम है, वो प्राचीन काल में जो यहाँ के समुदाय है, वो धातुओं को गलाने और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वो निर्माण करते थे। धातुओं का प्रयोग वो दाव बनाने में, तलवार बनाने में, चाकू बनाने में, कुल्हाड़ी बनाने में इनका प्रयोग करते थे। और इसके अलावा जो कृषि से संबंधित जो उपकरण है उसका प्रयोग वो करते थे, उसका भी निर्माण वो लोहा और लकड़ी से करते थे। फिर आपका तीर और धनुष हो गया, प्रेस हो गया, लोहा का केतली हो गया, ये सारे निर्माण भी लोहा से किया जाता था। फिर आपका संतव और ये संतव और खतव हो गया। संतव जो है वो लोहा और पीतल दोनों का बना होता है। खतव जो है वो भी आपका पीतल का बना होता है। तो उसका प्रयोग वो छंग बनाते समय, यानी कि शराब या मदिरा बनाते समय जो प्रयोग किया जाता है, जो कि ऊपरी बर्तन है जिसमें ठंडा पानी डाला जाता है, गर्म होने पर निकाल कर उसे फिर ठंडा पानी डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया
3-4 बार करते हैं। इसके पश्चात जो है आपका छंग का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही अनाज को भूनने के लिए वो लंगा यानी कि आपका परात जो है उसका प्रयोग किया जाता था। उसमें अनाज को हिलाने के लिए योक जो है लकड़ी का ही बना होता है, जो कि टी का आकार का बना होता है, और कम जो है वो चिमटा है ना, उसका निर्माण कर वो लकड़ी का बना हुआ है, और चिमटा जो है वो लोहा का है। तो वो उसमें भुने हुए अनाज को पीसकर खाद्य सामग्री जो बनाते हैं। इसके अलावा जो है अन्य हस्तशिल्प भी है, जिसमें मोनपा समुदाय जो है आवश्यकताओं की पूर्ति वो खेती और पशुचारण से करता है। तो जो लघु कुटीर उद्योग है उसमें आपका कागज बनाने का काम समुदाय, कंबल, रजाई, एरी वस्त्र, तो ये सारे बनाते हैं। इनके साथ उन्होंने और अन्य समुदाय हैं उनसे अलग हटकर वो कागज बनाना, अगरबत्ती बनाना, रंग बनाना, शाही बनाना, इन सब का भी काम वो करते थे। और समुदाय में कागज का निर्माण जो है वो स्थानीय किस्म के पेड़ है, जिसको शुगुशेंग है, जिसके पेड़ तो छोटे हैं और उसमें फूल सफेद रंग के खिलते हैं। और इस पेड़ की खासियत यह है कि ये सालों भर रहता है, यानी गर्मियों में इस पेड़ में फूल खिलते हैं और सर्दियों में इसके पत्ते हरे रहते हैं। तो ये पेड़ जो है अपरिवर्तनशील है, और इस पेड़ के छाल से ही कागज बनाया जाता है। और इस कागज पर आपका धार्मिक उपदेश और संदेश लिखे जाते हैं। और साथ ही आपका शाही, जिसको हम नक्श कहते हैं, शाही बनाने के लिए इस समुदाय में जो है चीड़ की फली होता है ना, चीड़ की जो फली है यानी हम उसको फ्रोची बोलते हैं, फ्रोची को जलाते हैं। फ्रोची को जलाने के बाद में जो वहां से कार्बन निकलता है, उसी की जो काला रंग है उसको पानी में भिगोकर शाही बनाते हैं, यानी कि ये इंक जो है वो बनाते हैं। और अगरबत्ती बनाने के लिए जो है शुकपशंग मतलब जुनिपर, उसका जो है नाम, उस पेड़ के जो पत्ते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और उसके साथ करके उसमें जो छोटे छोटे पौधे के पत्ते होते हैं और फूल, इनका प्रयोग करते हैं। तो उनमें जो छोटे छोटे पेड़ वो है बलू, सलू, ओटुंगकरपो, शोले करपो, ये पौधों के नाम है। इन पौधों का प्रयोग किया जाता है। और अगरबत्ती को मजबूत बनाने के लिए एक पेड़ का छिलका है जिसे यांगयांगमा कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ में दुंगजे नामक जो पेड़ है उसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सारे पेड़ों को मिलाते हुए इसमें जो है अगरबत्ती का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इस समुदाय में जो है चित्रकारी का जो है प्रयोग वो भी विद्यमान है, जिसमें आपका थंग का जो चित्रकारी है उसका अपना अलग महत्व और सौंदर्य है। इस चित्रकारी में आपका खासकर बुद्ध भगवान के साथ अन्य जो बौद्ध संतों है उसका चित्र बनाया जाता है। चित्रकारी से संबंधित जो हस्तशिल्प है उसमें लुक्से नकाल्यागा, इसके अंतर्गत 5 जो जीव है उनका चित्र बनाया जाता है। चिड़िया है, खरगोश है, बंदर है, हाथी है और पेड़ है ना। तो उन पेड़ों चारों जो जीव को उस पेड़ की छत्र छाया में पालते हुए, और इस चित्र के माध्यम से भाईचारे का जो संदेश है संपूर्ण मानव जीवन में स्थापित करना होता है। और इस चित्र के साथ साथ दीवारों और खिड़कियों पर खासकर आपका जो मठ है, हम गोंदपा कहते हैं, गोंदपा में विभिन्न देवी देवताओं की जो झांकी है उसको दीवारों पर चित्रकारी के माध्यम से अंकित किया होता है। और त्योहारों और उत्सवों पर या शुभ कार्यों के अवसर पर विभिन्न आकार प्रकार के, जिसमें मुख्यतः आपका 8 शुभ चिन्ह तो है ही, इसके अलावा जो लोसर है यानी कि जो नया वर्ष है, उस समय दीवारों पर या मुख्य प्रवेश द्वार पर सफेद रंग का प्रयोग करते हुए, या फिर मैदा को पानी में घोलकर, या फिर आपका ये एक पेड़ है जो उस पेड़ की जो भीतर का जो सफेद मुलायम भाग है उसको उसका जो अंदर का जो मुलायम वाला जो सफेदी भाग है उसको काट कर उसको भी दीवारों पर चिपकाया जाता है, यानी कि उसको टीके के समान प्रयोग करते हैं। और ये दीवारों और जो दरवाजे हैं उन पर ये अंगूठे की सहायता से बड़े बड़े जो टीके हैं उसका छाप बनाया जाता है।
इसके अतिरिक्त आपका दरवाजे पर शंख है, स्वर्ण मछली है, कलश है ना? कमल पुष्प है, छाता है, चक्र है। जैसे मैंने पहले बताया कि 8 शुभ चिन्ह का प्रयोग है, तो इनकी चित्रकारी भी किया जाता है। तो ये यहाँ तक कि इस समुदाय में आपका जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह चिन्ह को भी बनाने की परंपरा है। इस समुदाय में स्वास्तिक चिन्ह को यमरूम कहा जाता है, जो विशेषकर आपका धार्मिक शुभ कार्यों में लिखा जाता है। और मोनपा समुदाय में हस्तशिल्प की प्रमुखता के कारण अरुणाचल प्रदेश के अन्य समुदायों से भिन्न जो है, मकान को भी वो बहुत सुसज्जित तरीके से बनाती है। और इस समुदाय में मकान जो संभवतः आयताकार के साथ-साथ 2 मंजिला या कहीं-कहीं 3 मंजिला भी देखने को मिलता है। और मकानों में खिड़कियाँ, दरवाज़ों की संख्या कम रहता है ठंड के वजह से, और उसमें दरवाजे में जो है लकड़ी के साथ-साथ आपका पत्थर एवं लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हुए मकान का निर्माण किया जाता है। और इसको मकान का जो बँटवारा है, वो सबसे नीचे का जो कमरा है जिसमें सारों है, तो सारों को बनाते में वो 2 भागों में बना हुआ है। जैसे आपका एक तरफ दूसरी तरफ आप सब्जियों को रख देते हो, तो उसमें बीच में दीवार बना होगा। और इसमें फिर आपका गर्माहट के लिए जो है मकान में छुलिंदेर्म एक पौधा का नाम है, जो कि उसमें बिछाया जाता है। और फिर उसमें फ्रशिंग यानी कि पाइन लीफ जो है उसको बिछाया जाता है। तो उन पत्तों एवं घास को बांधे रखने के लिए जो लाल चिकनी मिट्टी है उसका जो लेप है लगाया जाता है। और दूसरी मंजिल जो माइकेम है, यानी कि उसमें रसोई घर हो गया, छंग बनाने का कमरा हो गया, पूजा रूम हो गया, है ना? ये सारे रूमों का जो बँटवारा है होता है। और इस सबसे ऊपर में जो है आपका पूजा रूम और अनाज घर बनाया जाता है। अनाज घर को सबसे ऊपर बनाने का एक क्या कारण है, जैसे नीचे आग जलता है, तो आग की गर्मी जो है ऊपर मिलती रहती है। ठंड जगह है तो वो अनाज जो है खराब नहीं होने के लिए तो वहाँ पर वो सूख जाता है ना? तो इसकी व्यवस्था के लिए वो घर के भीतर और ऊपरी मंजिल में अनाज रखने की व्यवस्था रहता है। फिर आपका ये छत जो है वो आपका क्योपांग नहीं तो जो लेम है, क्योपांग मतलब जो पतली पट्टी है उसका, और ग्रेनाइट इनका जो है उसको लगाया जाता है। और इसको एक तरह से कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें क्योपांग हो गया, लेम हो गया, पत्थर हो गया, लाल चिकनी मिट्टी हो गया, ये सब जो है हमारे स्थानीय जगह में आसानी से हम प्राप्त कर पाते थे। तो वास्तुविद या वास्तुशिल्प की हम जब बात करते हैं, तो इस समुदाय में एक निपुणता हम देख सकते हैं। वास्तुविद के अंतर्गत ज्ञान ये रखा जाता है कि खंड की जो शुभ है, अशुभ है, और ये इसका दशा, दिशा का अनुमान लगाया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे समुदाय में पहले से ही मौजूद है। और यहाँ पर हमारे ही समुदाय के जो खेम्पोन है, जो घर बनाते हैं, तो वही जो है उनकी सलाह से ही पारंपरिक मकान का निर्माण जो है कार्य किया जाता था। और इसी मकान निर्माण होने के साथ स्थान का चयन है, वो व्यक्ति की सुविधा के अनुसार है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। साथ ही साथ उस जगह की मिट्टी कैसे है, ये चीज़ें भी। तो ये सारे चीज़ें जो मोनपा समुदाय के शिल्प और कलाओं के अंतर्गत हम देखते हैं। और यहाँ जो आज आधुनिकता के प्रवेश होने के कारण, यानी कि शिल्प और संस्कृति की हम जब बात करते हैं, तो आज अपनी संस्कृति के शिल्प एवं कलाओं में हमें पुनः घुसने की, पुनः उसे समझने की, उसे जानने की आवश्यकता है। और एक तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हमें क्या है, अपनी प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और आज मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके इतने बड़े जो एक महामारी से सारा विश्व जूझ रहा है, तो इन चीज़ों से हमें निजात पाना है, तो क्यों ना हम पूरी तरह प्रकृति की चीज़ों को दोबारा से उसका प्रयोग करना शुरू करें। और जब संपूर्ण विश्व इस बड़े महामारी जो कोरोना है उसके संकट से विश्व जूझ रहा है, तो क्यों ना हम सब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करके अपने अपने कर्तव्यों की ओर सब मिलकर कदम उठाए और इस कोरोना महामारी से निजात पाने का संकल्प करें।
और इस आत्मनिर्भरता का ये तभी संभव हो सकता है जब अपनी संस्कृति से जुड़े। और मैं सिर्फ मोनपा समुदाय की ही बात नहीं कर रही, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य तो पूरी तरह प्रकृति से ही जुड़े हुए जनजाति है। तो मैं पुनः सबसे यही मेरी अनुरोध है कि क्यों हम अपने चीजों से दूर भागे, क्यों हम अपने चीजों को पुनः न अपनाएं, है ना। उस चीज के प्रति हमारा जो जागरूकता है उसको होने की बहुत आवश्यकता है। और आज आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी खान पान, अपने पहनावे के प्रति जुड़ाव रखें, उसके प्रति हमारा कर्तव्यबद्ध होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम आपका। जिस तरीके से बहुत ही ठोस, सटीक एवं तथ्यपरक जानकारी आपने मोनपा समुदाय के शिल्प एवं कलाओं के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने जिस तरीके से सारी चीजों पर क्रमवार तरीके से प्रकाश डाला, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी यह निश्चित तौर पर जानकारीपूर्ण तथ्य हैं, जिसका अभी आपने अपने वक्तव्य में, अपने उद्बोधन में उद्घाटन किया है। मैं आपने कई सारी चीजों को सामने रखते हुए आखिर में जो प्रकृति जीवी प्रकृति है यहाँ के जनजातीय समुदाय की, उस पर आधुनिकता के तमाम तरह के रंग रोगन के कारण जिस तरह की विकृतियां, जिस तरह के विरूपण देखने को मिल रहे हैं, उस पर बड़ी खरी बात कही है। और निश्चित तौर पर हमें सोचना चाहिए कि हम कला, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को खत्म करने की तर्ज पर क्या कुछ आधुनिकता के नाम पर कर रहे हैं, और यह हमारी भावी पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक प्रवृत्ति हो सकती है। एक चीज से और मैं कहना चाहूंगा, एक हमारे दर्शक का सवाल था कि वे आपसे जानना चाहते थे कि क्या मोनपा समुदाय और खामती समुदाय में कोई समानता है, क्योंकि उन्हें लगता है, उनकी अपनी जानकारी के अनुसार, कि बहुत सारी सिमिलरिटी, समानता देखने को मिलती है। आदरणीय सोनम वांगमू मैम से आग्रह होगा कि अगर इस पर प्रकाश डाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी, खामती जो है वो हीनयान संप्रदाय के हैं और मोनपा जो है महायान संप्रदाय के हैं। तो थेरावाद को आप जितना जानते हैं वो खामती वाले हैं, खामती समुदाय वाले थेरावाद को मानते हैं, हीनयान को मानने वाले हैं। तो वो बर्मा, थाई वाला जो बुद्ध, श्रीलंका वाला है ना, वो उस बुद्धिज्म से प्रभावित है। और हम मोनपा समुदाय जो है वो भूटान है, सिक्किम है ना, और तिब्बत है। तो वो जो महायान लद्दाख में है, वो महायान बौद्ध का उसका प्रभाव। तो दोनों ही बहुत अंतर है। और सामान्य में आप देखा जाए तो उनका जो भाषा लिपि है वो अलग है, हम लोगों का भाषा लिपि अलग है। तो धर्म को, बुद्ध को हम मान रहे हैं ना, लेकिन खामती वाला बुद्ध का ही पूरा सिद्धांत को मान रहे हैं। हम मोनपा वाले जो है यानी महायान वाले जो है वो जो आपका महायान में भी आपका 4 वो हो गया, कयू, ये यिंगमा, कयू, साया, गेलु, है ना। तो गेलुक संप्रदाय जो है अभी वर्तमान में है, तो उसी को हम मान रहे हैं। तो दोनों की जो पद्धतियां हैं अलग अलग है, खान पान भी अलग अलग है ना। एक अरुणाचल का जो पूर्वी भाग में है, एक आपका पश्चिम तरफ में है ना, खामती का। ये है अंतर दोनों का। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक अजय झा जी इस सवाल को उन्होंने पूछा था, इस बात से संतुष्ट होंगे जो मैंने अभी बताया, जाहिर किया। हमारे एक दर्शक है प्रकाश कोपाड़ी जी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मोनपा समुदाय में सूक्ष्म चिन्ह, प्रतीक और तमाम तरह की काश्तकारी, चित्रकारी के विवरण देखने को मिलते हैं, संकेत देखने को मिलते हैं, उसका आधुनिक संदर्भ में क्या कुछ बदलाव हुआ है या किस रूप में वो प्रस्तुत हो रही हैं, इस पर अपनी बात रखी मैम। आपने विस्तार से रखा था, लेकिन उनका यह संदर्भ आधुनिक संदर्भ में है, तो मैम आप कुछ कह सके तो अच्छा होगा। ये धर्म के संबंध में तो जैसे आप नृत्य का भी लीजिए या आपका आर्ट शुभ चिन्ह का है ना, वो धर्म का जो रूप है वैसे ही है, उसमें कोई नयापन या नवीनीकरण नहीं देखने को मिलता है।
आज आवश्यकता क्या है, आज की पीढ़ी उस चीज को नहीं समझता है ना। तो वो आठ, जो मैंने 8 शुभ चिन्ह के बारे में बताया, तो वो तो वैसे ही है, उसको उसके भीतर अर्थ क्या है, उसकी गहराई को तो हमें समझने की आवश्यकता है ना। धर्म में तो जिस रूप में है, हम उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन व्यक्ति उसको व्यवहार में कितना प्रयोग कर रहा है, उस चीज को भीतर से वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर है। तो उसमें धर्म की दृष्टि से कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं है। नृत्य और ये चिन्हों के बारे में मैं ये कहूँ। मैम, एक सवाल अभी और आया था कि अक्सर पूरी दुनिया है तो इस बात से जूझ रही है कि भाषाओं को लेकर इंडेंजर्ड लैंग्वेज को लेकर के क्या मोनपा समुदाय में भी भाषा के खत्म होने को लेकर या उसके विलुप्त होने को लेकर खतरे मंडरा रहे हैं, और उनका संकेत इस बात पर भी है कि क्या हिंदी और अंग्रेजी की उपस्थिति के कारण ये खतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर मैम आप अपनी बात रख सके तो अच्छा होगा। भाषा की तो अभी वैश्वीकरण का या आपका भूमंडलीकरण की बात हम करते हैं, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वोत्तर की सारी भाषाओं का ही खतरा मंडरा रहा है। तो उसमें मोनपा भाषा अछूत नहीं है। और मैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से मैं जुड़कर मैंने अपनी भाषाओं पर जो अध्येता शब्दकोश है और लोक साहित्य है उसको मैंने कार्य किया था। उस दौरान मैंने अनुभव किया कि जो मोनपा भाषा है उसमें हिंदी के शब्द है, संस्कृत के शब्द है, उसका बाद में आपका ये हिंदी संस्कृत और मोनपा का हो गया, तो उसमें शब्द भंडार बहुत व्यापक है। लेकिन हम जो है आज हमारे, मैं विशेषता अपने समुदाय के बारे में कहूंगी कि भाषा को हमने क्या किया, बहुत कम प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैं इसका दोषारोपण जो है अपने समुदाय के जो पढ़े लिखे वर्ग है उसको मैं दोषारोपण करूंगी। क्यों? क्योंकि गांव में तो हम अपने भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम किसी तरह का गड़बड़ी नहीं करते हैं। पढ़े लिखे वाले लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, वो हिंदी जानते हैं, तो जो हमारी अपनी बोली है उसके शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग कर लिया, हिंदी के शब्द का प्रयोग कर लिया, और हमारे जो बोलचाल की शब्द है उसका प्रयोग कर लिया। तो वाक्य संरचना वो क्या करते हैं, उसमें हिंदी भी मिला लिया, अंग्रेजी भी मिला लिया, और हमारे जो मोनपा भाषा है उसका शब्द का भी प्रयोग कर लिया। तो भाषा को पूरी तरह वो खिचड़ी बना देते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है भाषा को किस स्थिति पर ले जा रहे हैं। गांव वालों को दोषारोपण नहीं दूंगी मैं, क्योंकि गांव वाले शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग है, जो गांव वाले हैं, वो तो भाषा का एकदम सटीक सार्थक प्रयोग करते हैं। हम पढ़े लिखे वाले लोग जो है उसको भाषा को 3 रूप में, 4 रूप में उसको प्रयोग करते हैं। तो वाक्य संरचना कहाँ जाता है, शब्द कहाँ खो जाता है। तो भाषा की स्थिति हमारे भी है खतरे में। इसलिए खतरे में है क्योंकि हमने क्या किया, अंग्रेजी के शब्दों को, हिंदी के शब्दों को प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब मैं एक वाक्य आपके सामने उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगी। हम जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, तो बहुत लोग मालों की आवाज से सुनेंगे, हम पहनोगे कि नहीं पहनोगे। हम हमारा शब्द हो गया जूता, पहनोगे कि नहीं पहनोगे ये हो गया हिंदी का क्रिया। तो दोनों का भाषा का उधर प्रयोग हुआ, तो भाषा का संरचना क्या होगी। तो ये पढ़े लिखे लोग ही जो है भाषा को अनर्थ करने में लगे हुए हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं अपने समुदाय में और बाकी लोगों को भी कहती हूँ, अगर हिंदी बोलते हो तो पूरी तरह हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलते हो तो पूरी तरह अंग्रेजी बोलो, बोली आप बोल रहे हो तो उस बोली को पूरा बोलो, है ना। 3-4 भाषाओं को मिलके एक वाक्य संरचना बना देते हो तो वो भाषा क्या होता है, कोई भाषा नहीं रहता उसका, भाषा का अस्तित्व ही नहीं है वहां। तो भाषा का जो समस्या है वो हर जगह है, और मोनपा भाषा पर भी है, और बहुत आवश्यकता है अपनी भाषा को बचाए रखने का। और इसी के चलते मैंने ये शब्दकोश वाला जो है एक मेरा एक अथक प्रयास रहा कि अपनी भाषा को इस बहाने एक सुरक्षित रखने का जो है मुझे मौका मिला, पांडे सर का अंडर में मुझे काम करने का, तो मैंने इसका फायदा उठाते हुए मैंने एक ये काम कर दिया। बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद मैम।
मुझे उम्मीद है कि हमारे जिन भी दर्शकों की यह जिज्ञासा रही है वे निश्चित तौर पर संतुष्ट रहे होंगे। मेरे अपने जाने देखे में भी मैं जितने दिनों से हूँ, बहुत कम दिनों से हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो जनजातीय समाज है अपनी भाषा बहुलता में जिस तरीके से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, और पुराने जो लोग हैं उनको उनका अपनी भाषा को लेकर के जो लगाव है वह जबरदस्त है। लेकिन जो नई पीढ़ी है वह एक अलग तरह की व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो पिजिन और क्रियोल क्रिएट कर रही है, नई भाषा गढ़ रही है जिसमें हिंदी अंग्रेजी की शब्दावली और क्रिया रूप मौजूद हैं, और इससे निश्चित तौर पर खतरे गाढ़े हो रहे हैं। मैम, आपने जिस तरीके से मुनपा समुदाय की स्त्रियों की बात की कि वे किस तरीके से आत्मनिर्भर हैं, किस तरीके से वो कलात्मक रूप में आत्मसंपन्न हैं, आत्मचेता हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्त्रियां एक अलग तरह के विमर्श से गुजर रही हैं। वैसे में मुनपा समुदाय की स्त्रियां आत्मनिर्भर रूप में अपनी दस्तकारी में, अपनी काश्तकारी में, अपने शिल्प में, अपने कला में अगर उन्नत और उच्च प्रतिष्ठा को दर्ज किए हुए हैं और उस परंपरा को कायम किए हुए हैं, तो यह निश्चित तौर पर यह जनजातीय विरासत और धरोहर बड़ी बात है। यह सच है कि आपने उल्लेख किया कि आधुनिकता के नाते बहुत सारी ऐसी कारगुजारियां हो रही हैं जिसके चलते कला, साहित्य, शिल्प, संस्कृति सब पर खतरे मंडरा रहे हैं। लेकिन आप जैसे अगर चेतस्य प्राध्यापक मुनपा समुदाय से हैं तो और जिस तरीके से आपने सारी बातें यहाँ क्रमवार तरीके से रखी, वह है इस समुदाय की सभ्यता को, इस समुदाय की संस्कृति को, उनके कला शिल्प को बचाने में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। अब मैं चूंकि समय काफी अधिक हो गया है तो मैं अब और अतिरिक्त कुछ न कहते हुए मैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। लेकिन एक बात जरूर उससे पहले कहूंगा कि मैंने मैम का परिचय देते हुए यह नहीं बताया कि मैम की उपलब्धियां क्या हैं। मैम ने केंद्रीय हिंदी संस्थान से मिल करके हिंदी मुनपा अध्यता कोष से जिस तरीके से तैयार किया है और वो मेरे हाथ में ही है, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सारे दर्शकों से इल्तजा होगा कि आप एक बार मंगा कर देखिए, और जो शब्द भंडार हैं, जो शब्दावलियां हैं, उनके प्रयोग व्यवहार के तरीके हैं, उससे आप जानेंगे कि मुनपा संस्कृति कितनी स्थूल है और कितनी सूक्ष्म है, कितनी ऊपर है और कितनी नीचे है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं जो मुनपा समुदाय की, मुनपा जनजाति की अपनी विशेषता है, अपनी खासियत है, उसके बारे में मैम ने बहुत कठिन श्रम के साथ इस अध्यता को निर्मित किया है। साथ ही मैं बता दूं कि है तो मैम ने मुनपा लोक साहित्य को बहुत ही प्रयास पूर्वक के अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से जुटाकर उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है, और उस पुस्तक का भी नाम है मुनपा लोक साहित्य। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग जनजातियों के ऊपर अध्यता कोष निर्माण का कार्य किया है, वह न सिर्फ सुखद है बल्कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। मैं आपको कहूं कि यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं, न सिर्फ मुनपा जनजाति बल्कि निसी जनजाति, आदि जनजाति, तागिन जनजाति, इदू मिसमी जनजाति, वांचो जनजाति, इन तमाम तरह की अलग अलग जनजातियों के ऊपर लगातार केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में अध्यता कोष निर्मित हो, एक कैननाइजेशन हो भाषाओं का, भाषा का सेतु बने, जिससे यहाँ के जो जनजातीय भाषाएं हैं वे बच सकें, संरक्षित हो सकें, सुरक्षित हो सकें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आपका बड़प्पन है कि आप किसी चीज को जल्दी सहज स्वीकार नहीं करते, लेकिन यह सब कुछ जो जोड़ है उसमें आपका योगदान बहुत बहुत है। आप लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पूरे देश के हिस्से को एक मंच पर ला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें हमारा अरुणाचल भी शामिल है। आपका मैं बहुत आदर के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर। धन्यवाद सर। मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी।
जी सर। शुक्रिया सर। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सोनम वांगू मैडम, कार्यक्रम के कुशल संचालक बड़े भाई डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद सर, जो कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, कंचनजंगा परिवार के अभिन्न साथी और आज हमारा तकनीकी सहयोग कर रहे मित्र आलोक सिंह जी, एवं जितने लोग हमको ऑनलाइन पटल पर हम सबको सुन रहे हैं, कंचनजंगा परिवार के सभी स्नेहिल दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं कंचनजंगा परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय सोनम मैडम के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपको सुनकर बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। बहुत दिनों बाद बहुत ही बिरले लोगों में इस तरह की हिंदी, प्रांजल हिंदी जिसे हम कहते हैं, सुनने को जब मिलती है तो निश्चित रूप से मन गदगद हो जाता है। और पूर्वोत्तर भारत के बाहर के जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनको इस बात से समझना चाहिए कि सोनम वांगू मैडम जैसे तमाम वक्ता पूर्वोत्तर भारत में हैं, जिसे आप लोग अहिंदी भाषी या हिंदीतर प्रदेश कहते हैं, यह धारणा टूटनी चाहिए। हम लोगों से भी, हम हिंदी भाषी लोगों से जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनसे भी अच्छी हिंदी, उनसे भी व्यवस्थित हिंदी, उनसे भी शुद्ध हिंदी आप सुन रहे थे। मैं जिक्र करना चाहूँगा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के। अभी कुछ ही दिन पहले असम से एक महत्वपूर्ण पत्रिका हमारे समक्ष आई थी, जिसका नाम है पूर्वोत्तर सृजन। उस पत्रिका में सबसे पहले मैंने सोनम वांगू मैडम का एक आलेख मोनपा समुदाय पर केंद्रित पढ़ा था, और उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में तभी से यह बात कौंधने लगी कि किसी भी तरह से मैडम से अनुरोध करके हम कंचनजंगा पटल पर इसी विषय पर एक व्याख्यान करवाएंगे। और आज हमें यह सफलता भी मिली है। मैडम, आपके प्रति आभार, आपने हमें बहुत ही सहर्ष अनुमति प्रदान की। मोनपा समुदाय से संबंधित खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सोनम मैडम को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने समुदाय के प्रतीकों के संदर्भ में, पूजा की परंपराओं में और तमाम प्रयोजनों में लकड़ी के महत्व को लेकर के बहुत ही गंभीर चर्चा उन्होंने की। मोनपा समुदाय में मुखौटा की क्या संकल्पना है, उसकी क्या अवधारणा है, उस पर भी बहुत विस्तृत चर्चा आपके द्वारा की गई। और सही मायने में अगर हमें आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भरता की परिभाषा को समझना हो, तो मैं मिसाल के तौर पर इस बात का उल्लेख जोर देकर करना चाहूँगा कि जो वक्तव्य आप सुन रहे थे, उसमें कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके जरिए एक सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना, जो स्वप्न हम देख रहे हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण संकेत आपको मिले होंगे। निश्चित रूप से इस अवधारणा को सही मायने में समझने के लिए मैं पूर्वोत्तर भारत से इतर और पूर्वोत्तर भारत से जिनका गहरा नाता है, उन सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि एक बार वह पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृतियों से गुजरें, उसको गंभीरता से पढ़ें। हमारा समाज बहुत ही समृद्ध समाज है। आपने सुना होगा कि कला और महिलाओं की भागीदारी को लेकर के कितनी महत्वपूर्ण बातें आज के व्याख्यान में आई, और जो हमारे मन में एक बनी बनाई पहले से एक धारणा है, पितृसत्तात्मक समाज, यह धारणा भी आपकी टूटेगी अगर पूर्वोत्तर भारत के समुदाय को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, जानेंगे,
यहाँ पर कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसे समाज हैं जो इस तरह की मनोवृत्तियों को तोड़ते हैं और मातृवंशीय परंपरा उनके यहाँ पूरी तरह से लागू होती है, उसका वो अनुसरण करते हैं। इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपने, जब हम लोग सोनम मैडम को सुन रहे थे, आपने महसूस किया होगा कि न केवल मोनपा समुदाय की एक गहरी समझ, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की, जब वो भाषा पर बात कर रही थी, आदरणीय राजीव रंजन सर ने जो सवाल किया था उन्होंने भाषा के संदर्भ में, आपने सुना होगा कि पूर्वोत्तर भारत की भाषा, साहित्य और संस्कृत की एक गंभीर अध्येता है। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी, जब मैंने पोस्टर जारी किया तो हमारी सहकर्मी डॉक्टर चुकी भूटिया मैडम ने मुझे कहा कि आपने बहुत ही सही वक्ता का चयन किया है, बहुत ही गहरी समझ रखती हैं, बहुत ही सशक्त शख्सियत हैं मैडम। मुझे इस बात से संतोष है कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया और मुझे यह लगता है कि हमारी यह बातचीत या मुनपा समुदाय को समझने की यह प्रक्रिया मैडम केवल एक व्याख्यान में पूरी नहीं हो पाएगी। हमारा अनुरोध होगा कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में, आप अपने समुदाय को लेकर या अरुणाचल की जनजातीय संस्कृतियों को लेकर के किसी अन्य विषय पर भी अगर आप हमें लाभान्वित करेंगी तो निश्चित रूप से कंचनजंगा के दर्शकों को, हम सभी अध्येताओं को, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत में शोध कर रहे अध्येताओं को इससे काफी लाभ होगा। इस कड़ी में यह हमारा प्रयास है कि जो लोग पूर्वोत्तर भारत को लेकर के, यहाँ की भाषा, यहाँ के साहित्य और संस्कृतियों को लेकर के शोध कार्य कर रहे हैं, इस तरह का उपक्रम, इस तरह का आयोजन उनके लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद होगा, लाभकारी होगा और उनके शोध में कहीं न कहीं कुछ महत्वपूर्ण भूमिका, अगर हम थोड़ी बहुत भूमिका भी निभा पाएंगे तो इस तरह के कार्यक्रम की सार्थकता होगी, मैं ऐसा मानता हूं। मैडम, आपने हमारे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। बातचीत से पहली बार लग रहा था, सच में मैं बताऊं तो मुझे लगा कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन बातचीत के बाद फोन रखने के क्रम में जब आपने मुझे अनुमति दी तो मुझे बहुत ही सुकून मिला और मुझे इस बात की आज हार्दिक प्रसन्नता है कि बहुत ही गंभीर विषय पर आपके साथ यह चर्चा आयोजित हुई। मैं कंचनजंगा परिवार की ओर से आपके प्रति सहृदय आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के संचालक, बहुत ही कुशल वक्ता हैं, समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। मैं डॉक्टर राजीव रंजन सर के प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपके द्वारा पूर्वोत्तर भारत में और विद्यार्थियों को लेकर के विशेष रूप से जो विभागीय गतिविधियां आप संचालित करते हैं वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करती है और बार बार हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह का थोड़ा भी अंश अगर हम अपने विद्यार्थियों के साथ या दे पाए, कर पाए, तो हमारे विद्यार्थियों को काफी लाभ मिलेगा। आपने हमारे निवेदन को बहुत ही सहजता से स्वीकार किया, न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, रहती है। इसके प्रति भी मैं सर बहुत ही आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपकी कर्मठता और आपकी ईमानदारी, जिस तरह से आप शिद्दत और मनोयोग के साथ पूर्वोत्तर भारत में आप अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल हैं। आपने हमारा सहयोग किया और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में इस तरह की जो भी हमारी गतिविधियां संचालित होंगी उसमें आपका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। हमारे बीच में उपस्थित हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में ही संकेत किया, कंचनजंगा परिवार के अभिन्न साथी आलोक सिंह जी। मैं उनके प्रति भी बहुत
आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को लेकर के मैं कई दिनों से तैयारी कर रहा था, खास करके तकनीकी पक्ष को लेकर के। मैंने प्रैक्टिस की थी, परिवर्तन पत्रिका के संपादक महेश जी ने मेरी मदद की और आत्मनिर्भर बनने की संकल्पना को लागू करते हुए मैंने सोचा कि कम से कम दूसरों से सहयोग लिया जाए और खुद कार्यक्रम किया जाए। इस क्रम में मैंने इस पद्धति को सीखा था कि स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से कैसे कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कार्यक्रम शुरू होने के 3 घंटे पहले तकनीकी ने हमारा साथ छोड़ दिया और ऐसे में ऐसी विषम परिस्थिति में मैंने अपने मित्र आलोक जी को याद किया। न जाने वो कहाँ रहे होंगे, किस स्थिति में रहे होंगे, मुझे नहीं पता, और उनके प्रति आभार शब्द भी आज मुझे कम लगता है। एक बार फोन से ही कहने पर कि मैं इन परिस्थितियों में उलझा हुआ हूं, हमारे यहाँ वाईफाई और नेटवर्क चला गया है, क्या आप हमारा सहयोग कर पाएंगे? उन्होंने कहा जी भैया, मैं तुरंत करता हूं। और यह जो कार्यक्रम, ये जो तकनीकी सहयोग आप देख रहे हैं और जो सुचारू रूप से संचालन के तकनीकी पक्ष को आपने देखा, इसमें आलोक जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमेशा हमें यह विश्वास रहता है, कभी भी हमें किसी भी विषम परिस्थितियों में, यह संजोग ही कहा जाएगा कि कंचनजंगा पटल पर जब जब मैंने स्ट्रीम यार्ड के तहत कार्यक्रम रखा, कोई न कोई विषम परिस्थिति जरूर आई और ऐसे मौके पर आलोक जी का हमें लगातार सहयोग मिला। यह कोई पहला मौका नहीं है, यह दूसरा, तीसरा, चौथा मौका होगा जब उनका मुझे सहयोग मिल रहा है। कई बार मुख्य भूमिका में भी वह कई बार हम लोगों का सहयोग करते हैं, निर्देशन भी देते हैं और यह भी सुझाव देते हैं कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ के स्थानीय राज्यों में, चूंकि उनका एक अलग ढंग का काम है, कई महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने संपादित की है। अभी हिंदी दिवस के अवसर पर उनकी पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं आलोक जी को, इस पटल के माध्यम से भी, कंचनजंगा परिवार की ओर से भी। जो कुछ भी आप तकनीकी सहयोग देख रहे थे, तकनीकी व्यवस्था देख रहे थे, यह उन्हीं का कुशल संयोजन था। मैं आपके प्रति कंचनजंगा परिवार की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी आपका सहयोग हमें इसी रूप में मिलता रहेगा। मित्रों, हमारे कार्यक्रम में जब हमने पोस्टर साझा किया था, चूंकि एक कार्यक्रम को करने में कई महत्वपूर्ण लोगों की भूमिकाएं होती हैं और इस क्रम में हम छोटी भूमिका और कोई बड़ी भूमिका यह कहकर किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो पोस्टर का प्रारूप और पोस्टर डिजाइन आपने देखा होगा, वह परिवर्तन पत्रिका के संपादक महेश सिंह जी के द्वारा वो डिजाइन किया गया है, उन्होंने बनाया है। इसमें हमारे एक और सहयोगी साथी जम्मू विश्वविद्यालय के शोधार्थी अमित के द्वारा किया गया, वो हमारे अनुज हैं। मैं उन दोनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगती है कि हमें कंचनजंगा परिवार और कंचनजंगा पटल पर, कंचनजंगा पत्रिका, चाहे जो भी हमारे उपक्रम हों, हम जब भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें दर्शकों का भरपूर स्नेह मिलता है, सहयोग मिलता है और निश्चित रूप से यह स्नेह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के स्नेह के कारण ही, आप लोगों के प्रोत्साहन के कारण ही हम इस तरह के आयोजन कर पाते हैं। मैंने अभी देखा फेसबुक पेज पर, मैं देख रहा था कि महज 1.5 घंटों में 1000 के आसपास लोग इस कार्यक्रम से गुजर चुके हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है सर, और निश्चित रूप से हम आपके प्रति जितना आभार प्रकट करें कम है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आपका सहयोग हमें इसी तरह से मिलता रहेगा और आप मुझे खुद भी अपनी तरफ से भी सुझाव दे सकते हैं कि कंचनजंगा पत्रिका की जो गतिविधियां हैं, पत्रिका में जो कंटेंट आ रहे हैं, जो विषय वस्तु उसमें आपको दिख रही है और जो उसके कॉलम हैं, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, हम उस पर काम करेंगे, उसको गंभीरता से उस चीज को लेंगे और
अगर आपके जहन में पूरे पूर्वोत्तर भारत से, हमारा प्रयास है कि हम इस पटल से पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण वक्ताओं को जोड़े और विशेष रूप से यहाँ के स्थानीय वक्ताओं को, जिन्होंने अपने समाज को जिया है, भोगा है, जो जी रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर हम उनके जरिए उनकी बात को सुनेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रामाणिकता होगी उसमें। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम पूर्वोत्तर भारत के स्थानीय लोगों के साथ लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, जिस बात का जिक्र आदरणीय रंजन सर कर रहे थे, चाहे वो आलोक धनवा हो, अरुण कमल जी हो, मदन कश्यप जी हो, तमाम जो भी महत्वपूर्ण हमारे समय के कवि हैं, हमारी यह कोशिश होगी, जो भी रचनाकार हैं, हमारा प्रयास होगा कि निकट भविष्य में हम उनको इस पटल पर लाएंगे और आपको उसका उचित लाभ मिले। समय काफी हो गया है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आपका। एक बात जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके धन्यवाद ज्ञापन के बाद, कि सोनम वांगमू मैम को मैं जितना जानता हूँ, मैम काम करने में विश्वास रखती हैं, बोलती बहुत बहुत कम है। मैम ने हमेशा है तो बोलने से बचना चाहा है, लेकिन काम करने से कभी भी वो पीछे नहीं हटी हैं। अध्येता कोश से लेकर मोनपा लोक साहित्य तक हमारे पास उदाहरण हैं। साथ ही साथ वह जब हाँ कहती हैं तो टूटकर वह उसके साथ जुट जाती हैं। तो ये विशेषता है डॉक्टर सोनम वांगमू मैम का, और मुझे भी हमेशा उनका सानिध्य, उनका प्यार मिलता रहा है। मैम, एक बार पुनः आपका आभार एवं धन्यवाद है। आखिर में अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरा का पूरा संयोजन और कार्यक्रम जिनकी आवाज़ के साथ शुरू हुआ था, हम लौटेंगे वहीं और एक बार आमंत्रित करेंगे अपने मित्र डॉक्टर आलोक कुमार जी को कि आप कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आज का यह कार्यक्रम कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा, और सोनम मैम की उपस्थिति निश्चित तौर पर हम सब ने अरुणाचल प्रदेश की 26 प्रमुख जनजातियों की एक जनजाति मोनपा के बारे में हम सब आज अवगत हुए। तो मैम का आभार, और विशेष आभार डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का कि हम सब यह आश्वासन देते हैं कि आपका हमारा सहयोग हमेशा बना रहेगा, और जिस तरीके से आप कड़ियों में कड़ी जोड़ रहे हैं उसमें हम सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिस रूप में भी बनेगी उसका हम निर्वहन करेंगे। और आप इसी ऊर्जा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी उत्साह के साथ पूर्वोत्तर के विभिन्न भाषा, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, संस्कृति को आप उजागर करते रहें, उसको विस्तृत फलक पर लाते रहें, यह हम आपसे आग्रह करेंगे। आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम सबके बड़े भाई के रूप में आग्रह डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी का, कि जिनके हम सब मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहते हैं, उनका भी आभार और धन्यवाद। और सभी दर्शकों का आभार और धन्यवाद कि आपकी निरंतरता, सक्रियता और आपके जो प्रतिक्रिया है इसी तरह बनी रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम लोग पुनः एक नए कड़ी के साथ हम आप सबके बीच जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।